ये प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं और इनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसी के बारे में आप समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ, आप जैसा कि इसमें आप जानते हैं, ये वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से। पहला वर्ड है प्रोटोज। प्रोटोज, प्रोटोज का अर्थ होता है प्रिमिटिव कह सकते हैं, या सरलतम, या हम कह दें फर्स्ट। यानी कि ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव, सबसे प्रारूपिक प्रकार के एनिमल्स है। और जून, जून का मतलब क्या होता है? जून का अर्थ होता है एनिमल्स होता है, कि प्रोटोजोआ में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो कि सबसे सरल प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा हुआ है? प्रोटोजोआ। ये जो वर्ड है प्रोटोजोआ, इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड प्रोटोजोआ। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखा था। इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान जियार्डिया और वर्टिसेला जैसे एनिमल्स को देखा गया था। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं। यहां पर देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट को देखिए, क्या लिखा हुआ है? बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। प्रोटोजोआ के जंतु देखते हैं, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं एक बार के लिए। सबसे सिंपल प्रोटोजोआ का एनिमल जिसका आप नाम जानते हैं, ये कौन सा एनिमल है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं? ये एनिमल है अमीबा प्रोटियस। आपने अमीबा के बारे में पूर्व क्लासों में पढ़ा हुआ है। उसकी एक स्पेशल प्रजाति है, उसे हम बोलते हैं अमीबा प्रोटियस। ये पूरा एनिमल कैसा है? एक ही सेल का बना हुआ है। यानी हम ये कहेंगे इसके शरीर का लेवल क्या है, तो हमने कहा सेलुलर लेवल का बॉडी है। आप जानते हैं कि सभी एनिमल्स में शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं होती है। वी ऑल नो दैट द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो ये जो अमीबा तो एक ऐसा जंतु है जिसका शरीर ही एक सेल से बना हुआ है। इसमें टिश्यूज नहीं होते, ऑर्गन नहीं होते हैं। यानी कि इस एनिमल की समस्त एक्टिविटी किसमें होती है? इसी एनिमल की सिंगल बॉडी के अंदर ही इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सभी तरह की एक्टिविटी होती है। इसलिए हम इसके बॉडी का लेवल क्या मानेंगे? हम कहेंगे इसके बॉडी का लेवल है सेलुलर ग्रेड। और हम क्या देखते हैं? आप देखिए, इस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य, या हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके प्रोटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है, इसकी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसलिए जब हमें पूछे प्रोटोजोआ का एनिमल्स है उनकी बॉडी का लेवल क्या है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एनिमल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। आप समझ चुके हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्री, सममिति क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ द सिमेट्री? द प्रोटोजोआ इज a complex group, or we can say the diversified the group which contains so many different kinds of the animals. That's why these protozoan animals show the asymmetrical animals, radial symmetrical and the biradial symmetrical. Just like the amoeba, we cannot bisect the amoeba proteus in the two equal halves. We are unable to cut, just like I am cutting this amoeba proteus in the two halves. There is no any kind of the plane on which a amoeba can be cut in the two equal halves. That's why amoeba is called as the asymmetrical animals. असममित यह जंतु होता है क्योंकि हम इसको किसी भी ऐसे अक्ष से काट नहीं सकते हैं जिससे ये दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिमिलरली हम बात करें तो इसमें क्या होता है? रेडियल सिमेट्री भी होती है, और इसके कुछ एनिमल्स में कैसी होती है? बाईलेटरल सिमेट्री भी होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे बाईलेटरल का मतलब होता है कि अगर किसी एनिमल को हम केवल एक एक्सिस से ही दो इक्वल पार्ट में हम बाइसेक्ट कर सकते हैं तो इसे बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री।
इसकी ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा, हमने अलग से रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री की वीडियो बना रखी है, जिसके वीडियो का टाइटल है द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर आप डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द पेलिकल विद और विदाउट ए रिजिड सेल वॉल। अब ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल तो है नहीं। आप जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है, जो सेल्स होती है सेल वाल से घिरी रहती है। देखिए यहां पर मैं अगर सिंप्लीफाइड आपको बता दूं तो प्लांट में क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर सेलुलोज की बनी हुई एक सेल वाल होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, प्लांट सेल्स की कर रहा हूं। लेकिन एनिमल सेल्स में रिजिड सेल वाल नहीं होती है। तो प्रोटोजोआ के एनिमल्स में हम ये कहें शरीर की सबसे आउटर लेयर क्या होगी, तो हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही इन एनिमल्स की सबसे आउटर लेयर होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं इनमें, जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेशल और लेयर होती है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। यहाँ पर देखिए मैं इसका नाम लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्पेसिफाई कर देते हैं, ये क्या है, पेलिकल लेयर है। सभी में नहीं, हम कहेंगे कुछ में। हमारी तरह स्किन नहीं होती है इन एनिमल्स के अंदर। इसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, बट सम ऑफ द एनिमल्स आर कवर्ड बाय द पेलिकल। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल कैसी है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं और आपको डिटेल में और समझा देता हूं। आपने इसको उतार लिया होगा, एक बार के लिए मैं ये डायग्राम हटा देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं एक बार और अमीबा को बना देता हूं, थोड़ा सा आकार में इसको मैं बड़ा बना देता हूं। आप जानते हैं कि अमीबा का जो शरीर होता है वो इर्रेगुलर शेप में होता है, और इसमें एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। सच काइंड ऑफ द सेल इन विच a complete nucleus is present, such kind of the cells are called as the eukaryotic cells। तो प्रोटोजोआ के एनिमल्स यूनिसेलुलर है परंतु यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या होती है, हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द क्रोमोसोम्स आर कवर्ड इन ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसके अलावा में इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अलावा, इसमें न्यूक्लियस के अलावा हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हो क्या सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे यहां पर हमने बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर। एक नॉर्मल सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसके अंदर। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो वो स्ट्रक्चर है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वाली जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। इसका इस अमीबा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। किस चीज में कंट्रीब्यूशन होता है, क्या काम करती है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन, दिस मीन्स टू मैनेज द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी, इसके शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर का नियंत्रण करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसके अलावा में क्या होगा, उसके अलावा के अंदर इसमें होगी फूड वैक्यूल्स। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, देखिए ये क्या है, फूड वैक्यूल्स भी इसमें होती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं कि इसके अंदर स्टोमक होगा, हमारी तरह ये खाना खा के पेट पूरा भर लेगा। इसमें ये फूड वैक्यूल्स है, इसमें फूड रहता है।
ओके, तो ये इसके एक टिपिकल कैरेक्टर होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, उसका नाम है लोकोमोशन। Whenever it is asked into the examination, what is the basis of classification of the protozoa? Then we have to say the locomotory organ. The protozoans, all protozoans are classified on the basis of different types of the locomotory organs. यहां पर देखो, आप मैं बात कर रहा हूं, ये आपने बनाया अमीबा। अमीबा के अंदर ही क्या है, लुकोमोटरी ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्यों कहते हैं, यहां पर देखिए मैं हर चीज को लिख देता हूं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया, पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर कहते हैं, हम लेग्स कह सकते हैं। यानी इसमें लुकोमोटरी ऑर्गन्स स्टेबल नहीं होते हैं। ये सूडोपोडिया बनते हैं, हटते हैं, बनते हैं, हटते हैं। पोडिया है लेकिन फॉल्स है, हम कहेंगे अनस्टेबल है, टेम्परेरी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल आ रहा है, उसका नाम है पैरामीशियम और यूग्लिना। एक बार के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, अगेन एक बार के लिए क्लियर करते हैं और फिर हम एक नई स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं। सूडोपोडिया के बारे में आप समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, इस एनिमल को बोलते हैं पैरामीशियम। ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी स्लीपर का सोल होता है, वैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। और इसमें लुकोमोशन के लिए देखो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर इमर्ज्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस एनिमल, एंड दिस माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सीलिया। दिस माइन्यूट हेयर लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द सीलिया। ये होती है इसके अंदर सीलिया। इस सीलिया की वजह से इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है पैरामीशियम में। और इसमें देखें न्यूक्लियस कितने हैं, दो न्यूक्लियस है इसके अंदर। एक न्यूक्लियस है बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। और दूसरा ये है छोटा न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना भी सीखना है इस तरीके से। अगला क्या एग्जांपल है, देखिए फ्लैजिला वाला यूग्लिना। यूग्लिना कैसा एनिमल दिखाई देता है, यहां पर देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। यूग्लिना की स्ट्रक्चर होती है जैसे अभी ड्रॉ कर रहा हूं। साथ साथ में टॉपिक को तो समझना है, लेकिन डायग्राम बनाने का पैटर्न भी समझना है। और इसमें छोटे छोटे सीलिया नहीं होंगे, एक लंबा चाबुक के समान स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। दिस फ्लैजिला इज रेजेंबल्स टू द whip, चाबुक के समान होते हैं। एक ही लंबा थ्रेड होता है फ्लैजिला, इससे इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है फ्लैजिला के द्वारा। एक और देखो मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा के जो एनिमल्स होते हैं, यहां पर मैं एक बार के लिए बना देता हूं ऐसे। और इसके साथ में भी क्या होगा, एक लंबा सा ऐसे फ्लैजिला निकलता है, जिससे ये मूवमेंट करते हैं ट्रेपेनोसोमा में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज के जो अमीबा के हम कहेंगे प्रोटोजोन्स होते हैं, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने कौन सा नाम बताया है, ये वाला जो है, एक बार के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो एनिमल है उसे बोलते हैं हम पैरामीशियम। पैरामीशियम इज कॉमनली कॉल्ड एज द स्लीपर एनिमल क्यूल। और ये वाला एनिमल जिसमें फ्लैजिला है लंबा, ये कौन सा है, यूग्लिना है, ये वाला यूग्लिना हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई है, ये कौन सा एनिमल है, ये है ट्रेपेनोसोमा। देखिए यूग्लिना तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वेरी इंपॉर्टेंट, यूग्लिना एनिमल किंगडम का एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सिंगल एनिमल है जिसके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक। आप जानते हैं कि प्लांट्स की पत्तियां हरी क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड का प्रोडक्शन होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट इस एनिमल को क्या देता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर देता है। ऑटोट्रॉफिक नेचर, दिन के समय में ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है, और रात को ये एनिमल्स के समान
हेट्रोफाइटिक हो सकता है, दूसरे एनिमल का शिकार करने वाला। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, द यूग्लिना इज कंसिडर्ड, यूग्लिना हम कहेंगे यूग्लिना इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक, because it resembles some of the features with the plants and some of the feature with the animals. Then next come to the next point topic, that is the nutrition, which mode of the nutrition is found in the protozoans. ये प्रोटोजोवन में न्यूट्रिशन में दो बातें समझनी है, होलोजोइक, होलोफाइटिक और ऑटोट्रोफिक, ये तीन वर्ड आ रहे हैं आपके सामने। एक बार के लिए यहाँ पर क्लियर करते हैं, और फिर अभी आप ये बना चुके हैं, डायग्राम को समझ चुके हैं, मैं अभी एक बार सारा क्लियर कर देता हूँ इसको, और फिर हम नया बनाते हैं। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ। अगेन मैं अमीबा का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर क्या है, एक अमीबा है, ये वाला है एक एनिमल अमीबा है। जब इसके पास में कोई इंसेक्ट्स आ जाएगा, जब इसके पास में मतलब इंसेक्ट में इसका कोई प्रे आ गया है, इसका फूड आ गया है, तो ये क्या करेंगे, इसके सूडोपोडिया जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे लंबे बढ़ेंगे और इस फूड पार्टिकल को चारों ओर से घेर लेंगे। कंप्लीट एनिमल को, ये क्या है, ये है कंप्लीट प्रे है, तोड़ा नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के नहीं खा रहा है, ये इसका है प्रे है, शिकार है, इसको चारों ओर से घेर लेगा ये। और उसके बाद में क्या होगा, ये सूडोपोडिया है वो हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। कैसे, यहां पर देखिए ये आ गया अमीबा और ये सूडोपोडिया आगे थे, और इस सूडोपोडिया ने इस प्रे को क्या किया है, चारों तरफ से कैप्चर कर लिया है। यहां पर देखिए उससे क्या हुआ, इसको पूरा कैप्चर करने से, पूरा कैप्चर करने से ये हुआ, ये एक वैक्यूल बन गई है। देखिए इसी वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, फूड वैक्यूल। पूरा प्रे कंप्लीट लिया जा रहा है, इसलिए हम इसके लिए नाम के आगे लगा देते हैं होलो। पूरा का पूरा कोई एनिमल ले रहे हैं तो नाम हो गया होलोजाइक जोइक, और अगर किसी प्लांट के पार्ट को, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स भी कह सकते हैं, ऐसे प्लांट वाले ऑटोट्रॉफी को तो हम कहेंगे होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये है एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड होलोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, द यूग्लिना इज ए सिंगल एनिमल इन द एनिमल किंगडम कंसिस्टेड ऑफ द chloroplast. That's why Euglena is able to photosynthesis. And the next point coming, that is the digestion. What is the digestion? Digestion means the breakdown down of the food stuff. देखिए क्या लिखा हुआ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अच्छा है ही सिंगल सेल है, तो डाइजेशन उसी सिंगल सेल के अंदर ही होगा ऑब्वियसली, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनमें कैसा होता है, हमने कहा इंट्रासेलुलर, इंटेक ऑफ द फूड, फूड का इंटेक्ट होगा, कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस एंड द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। एंड व्हाट इज द फेगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन दिस डायग्राम, this process by which a amoeba capture the food particle, this process is called as the phagocytosis. फेगोसाइटोसिस, साइटो मीन्स हो गया सेल हो गया, फेगोसाइटोसिस मतलब हो गया फूड मटेरियल को कैप्चर करना, और जब लिक्विड को, पानी जैसे लिक्विड को यह अमीबा ऐसे ही लेगा इसी प्रोसेस से, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। Phagocytosis means solid food stuff. The engulfing of the intake of the solid food stuff is called as the phagocytosis, while the capturing or the engulfing of the liquid product, that is called as the pinocytosis, and both kind of the process is commonly called as the endocytosis. एंडो मीन्स हो गया अंदर, हो गया किसी कोशिका के अंदर किसी चीज को ले लेना, क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस नाम हो गया, लिक्विड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं तो हो गया पिनोसाइटोसिस नाम हो गया। रेस्पिरेशन, अब प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे हैं, हमने कहा यूनिसेलुलर है तो अंडरस्टूड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है, तो इसके पास में रास्ता क्या बचता है, सिंगल रास्ता है, वो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, O2 अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर आ जाएगा। मींस द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज रिटन in this point. Some form the cyst to survive the unfavorable condition. Some of the species of the protozoan makes the cyst outside the body to protect this animal from the unfavorable condition. तो आप ये चीजें समझ चुके हैं। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है इस प्रोटोजोआ में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होगा। देखिए यहां पर जैसे क्या लिखा हुआ, देखिए एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस। एक्सो मीन्स होता है एग्जिट होता है, यानी कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये एक अगेन मैं एग्जांपल ले लेता हूं अमीबा का। ये एक अमीबा हो गया है और इसके अंदर क्या हुआ, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इस वैक्यूल के अंदर क्या है, कलेक्ट हो रखे हैं। तो ये क्या करेगी, ये जो वैक्यूल है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए मैं भी बना देता हूँ, ये सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एक साथ कलेक्ट किए गए और ये वैक्यूल कहाँ आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आ जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फ्यूज होने के बाद में opens the outside into the environment just like I am drawing this figure of amoeba proteus। ये यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, इसको यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट करा दिया जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को। तो किसी सेल से जब कोई प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस, एग्जिट फ्रॉम द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोसाइटोसिस। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ द एनी मटेरियल इनटू द सेल। एंट्रेंस हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस, एग्जिट हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, ऐसे होता है। Osmoregulation I have already explained by the contractile vacuole in the previous slide. Habitat, fresh water, marine, soil, or inside the host. There are a different kind of the habitats are used by the protozoans. Some of the protozoans remains in our body as the parasites, just like the प्लाज्मोडियम। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन of the malarial disease. This plasmodium comes into the sporozoa category of the protozoan, and this plasmodium is very important because it is devoid of locomotory organs. यह एक ऐसा प्रोटोजोवन है जिसमें लुकोमोटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोटोजोआ के इस प्लाज्मोडियम में। ओके, तो ये प्लाज्मोडियम रहता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर रहता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये अपना लाइफ साइकिल है वो 2 जगह कंप्लीट करता है। कौन कौन सी जगह, ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी प्लाज्मोडियम रहता है, और उसके अलावा आपने सुना हुआ है फीमेल एनोफिलीज। इस फीमेल एनोफिलीज है इसकी बॉडी में भी रहता है, ये एंडोपैरासाइट है। दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं अमीबा की। अमीबा कहाँ रहता है, ये हमने पढ़ा अमीबा के बारे में। ये अमीबा रहता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश शॉर्ट में लिख देता हूं H2O। पैरामीशियम भी कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं। कहने की बात है कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, हैबिटाट होते हैं। नाउ द टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रोटोजोवंस। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजोन में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। पहला लिखा ए सेक्सुअल मेथड एंड सेकंड इज द सेक्सुअल मेथड। पहले मैं ए सेक्सुअल मेथड की बात करता हूं, उसके बाद में हम चलेंगे किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। अगेन थोड़ा सा हम इस स्लाइड को क्लीन करते हैं, देखते हैं आगे स्पेस है या नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको समझाता हूं। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हमने, बाइनरी फिजन के द्वारा, यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखो यूग्लिना कैसा होता है, यूग्लिना की एक मैं अगर टिपिकल स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। एक तरफ थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, दूसरी तरफ पॉइंटेड होता है। एक होता है इसमें न्यूक्लियस
और ये इसमें क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ये है इसका फ्लैजिला, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। एंड ऑल काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन अ टिपिकल सेल ऑल आर प्रेजेंट इन दिस यूग्लिना। अब ने कहा बाइनरी फ्यूजन कैसे हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन है पैरामीशियम के अंदर भी आप पढ़ेंगे, ऐसा आपने देखा हुआ ना, पैरामीशियम मैंने अभी बनाया था। पैरामीशियम ऐसा होता है जिसे हम स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। एंड माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द सीलिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सीलिया क्या होते हैं, साइज के अंदर छोटे होते हैं। इनमें भी क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी का मतलब दो हिस्सों में इसको टूट जाना। जैसे हम ये बात करें, ये एनिमल क्या होगा, इलोंगेटेड हुआ, बीच में से क्या हुआ, क्लीवेज बना, और उसके बाद में क्या हुआ, एनिमल देखिए इस तरीके से हो जाएगा, दो पार्ट में बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, क्लीवेज बन रहा है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बन रहा है, क्लीवेज बन रहा है, यहाँ पे बन गया। अब इस दौरान क्या होगा, इसमें मैक्रो न्यूक्लियस भी है और माइक्रो न्यूक्लियस भी है। तो देखिए इलोंगेटेड फॉर्म में हो जाता है इसका न्यूक्लियस, ये दो हिस्से में हो गया, इलोंगेटेड फॉर्म में। सिमिलरली जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। और अब ये दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो उससे क्या बन जाएंगे, दो एनिमल्स बन जाएंगे। एक एनिमल ये बन गया है और ये वाला बन गया दूसरा एनिमल। और दोनों ही एनिमल में क्या है, एक एक है मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो, देन मैक्रो एंड द माइक्रो। ये जो डिवीजन हुआ है, ऐसे अगर जो रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, विखंडन करना होता है। बाई का मतलब होता है दो टुकड़े में हो गया, तो बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस होता है। यहां पर हमने समझा। अब वापस मैं प्रीवियस स्लाइड में चलता हूं, एक और एग्जांपल को देखेंगे। सेकंड हमने क्या लिखा है, अमीबा में होता है मल्टीपल फ्यूजन। अब अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पे मैं बना देता हूं अमीबा को। यहां पर देखिए आप, ये एक बना दिया हमने, अगेन अमीबा। जब कभी भी प्रोटोजोआ की बात करोगे तो बार बार इस अमीबा प्रोटीज का नाम आता रहेगा। इस अमीबा में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है अमीबा में, ये वाला न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, मल्टीपल डिवीजन होंगे। इसके न्यूक्लियस में मल्टीपल डिवीजन होंगे। यानी कि ये वाला अमीबा है वो तो नॉर्मल पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियस में क्या हो गए, मल्टीपल डिवीजन हो गए। ऐसी कंडीशन आ गई, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए हैं। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये मैं लिख देता हूं, कैरियोकाइनेसिस। नॉर्मली क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोप्लाज्म का। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक साथ बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन हो गए हैं। किसमें हो गए मल्टीपल फ्यूजन, वो मल्टीपल फ्यूजन हो गए हैं न्यूक्लियस में। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया न्यूक्लियस में मल्टीपल फ्यूजन, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए इसमें। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज को हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल टेम्परेरी स्टेज है, अभी पूरा नहीं काम हुआ है। अब क्या होगा, अब इनके अंदर एक साथ डिवीजन होगा। जैसे ये न्यूक्लियस आया, इसके बाहर साइटोप्लाज्म आ गया, फिर ये दूसरा न्यूक्लियस हुआ, इसके बाहर भी क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। उसके बाद फिर और ये जितने भी न्यूक्लियस बने थे उन सभी न्यूक्लियस में एक साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। इससे क्या होंगे, बहुत सारे एनिमल है वो बन जाएंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन है वह इस एनिमल्स में होता है। वापस देखते हैं और क्या दे रखा है। उसके बाद हमने लिखा सिनगेमी इन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, उसको भी आप समझ लो, जब काम चल रहा है तो इसका भी देखो। वैसे तो प्लाज्मोडियम में काफी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। हमारे शरीर में जैसे हम ये कहें कि ये हमारी स्किन है, समझिएगा, ये हमारी स्किन है। इस स्किन को काट लिया किसने है, एक मॉस्किटो ने। ये मैंने बना दिया मॉस्किटो, इसने काट दिया। तो मॉस्किटो क्या करेगा, हमारे शरीर में एक पैथोजेनिक स्टेज को एंट्री करा देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। शब्दों को समझें, सब समझ में आएगा।
ये जो फीमेल एनोफिलीज है जो हमने बनाई है, इसने हमारी स्किन को क्या किया, बाइटिंग कर लिया, ये आ गया। ये मैं लिख देता हूं, इसका नाम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द फीमेल एनोफिलीज, ए फेमस वेक्टर, ए फेमस वेक्टर ऑफ द मलेरियल डिजीज। ये जो स्पोरोजोइट हैं ये क्या करेंगे, ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम से लीवर में। यहां पर देखो मैं बना देता हूं, लीवर की ये सेल्स है, ओके, यहां पर ये है लीवर की सेल्स है, यहां पर गया, ये लीवर की सेल्स है बहुत सारी। ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा, किसमें एंट्री कर जाएगा, लीवर की सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। ये देखो ये मैंने बना दिया, स्पोरोजोइट अंदर जा रहा है, ये ऐसा स्पोरोजोइट दिखाई दे रहा है। एक है इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसने लीवर की सेल में एंट्री की। एंट्री करने के बाद में ये करेगा फीडिंग, बहुत सारा भोजन करेगा। ये क्या करेगा, फीडिंग करेगा। फीडिंग करके अपना साइज है वो बढ़ा लेगा, और साइज बढ़ाने के बाद में यहां पर इसमें होंगे मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, और हर एक के बाहर आएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म, बहुत सारे नंबर से बढ़ा लिया इसने। और उसके बाद में ये सारे जो डॉटर जो पैथोजन है एक साथ न्यूक्लियस का हो गया, जैसे मान लेते हैं ब्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस की सेल्स डैमेज हो गई है और ये फ्री हो गए हैं। इसीलिए इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा है सिनगेमी बोलते हैं, प्लाज्मोडियम में होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी बोलते हैं। ये तो ऐसे होता है प्लाज्मोडियम में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम में बता दी है और आप इसको आराम से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, these are the very important points essential for the study of the protozoan. The first name is the amoeba proteus. अमीबा प्रोटियस कहाँ रहता है हमारे बॉडी में, पानी के साथ बॉडी में चला जाता है, इंटेस्टाइन में रहता है और डायरिया हो जाता है। स्पेशली हम कहें तो अमीबा की एक प्रजाति है, कौन सी, जिसको मैं लिख देता हूं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये है हिस्टोलाइटिका। इससे क्या होगा, ये पानी के साथ में हमारी बॉडी में चला जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, डायरिया होने लग जाता है, वीकनेस आ जाती है। सेकंड, अमीबा जिंजीवैलिस टीथ में, अमीबा वेजिनलिस वेजाइना के अंदर रहता है, ये ल्यूकोरिया डिजीज जन्म देता है। पैरामीशियम को हम कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, और यूग्लिना को कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट। हमने नाम ही लिखा है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये आपको रिमेंबर करना है, आपको लर्न करना है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आती रहती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन द प्रोटोजोआ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। आपको तो ये टेबल को केवल समझना है और कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए पहला हमने क्या इस ग्रुप बनाए, सार्कोडिना, पहला ग्रुप बनाया सार्कोडिना। मैंने आपको पहले ही कहा द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लुकोमोटरी ऑर्गन्स। लुकोमोटरी ऑर्गन्स है, इसी पे इसका क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है, लुकोमोटरी ऑर्गेनल्स पे। तो यहाँ पे लुकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पे देखो क्या क्या है, नाम बताता हूं। सार्कोडिना वे एनिमल्स जिसमें स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया था अमीबा के बारे में, अमीबा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फिर आया फ्लेजिलेटा, यहां पर देखो जहां टिक कर रहा हूं, ये फ्लेजिलेटा, फ्लेजिला के द्वारा होता है मूवमेंट। सीलिएटा नाम खुद बता रहा है, सीलिया से इसके अंदर लोकोमोशन होगा। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट ही नहीं करते हैं। पहले मैं इन चार चीजों पे फोकस कराऊंगा आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इन सब कैटेगरीज के अंदर आपने क्या देखा है, देखो पहला कहा सार्कोडिना में सूडोपोडिया, और अभी आ गया अमीबा प्रोटियस, मैंने आपको समझा दिया था अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है। फिर आया फ्लेजिलेटा, फ्लेजिला में, फ्लेजिला मैंने बताया थे यूग्लिना के अंदर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। दोबारा यहाँ पर छोटा सा अगर ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर आपने मैंने बताया था यूग्लिना ऐसा होता है, और एक चाबुक नुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं फ्लेजिला। सीलिया आपने अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इस छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। सीलिया से मूवमेंट होता है। और स्पोरोजोआ मैंने बताया आपको, स्पोरोजोआ में कौन आता है, प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है,
इससे होता है ब्रेन फीवर। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम से क्या होता है? ब्रेन फीवर है। मलेरिया की सबसे खतरनाक ये पैरासाइट है, सबसे डेंजरस हम कह सकते हैं, ये प्लाज्मोडियम होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप बाद में नोट कर लेना। ये डेंजरस प्लाज्मोडियम है, यानी कि सबसे खतरनाक वाला मलेरिया फैलाता है फॉल्सीपेरम, और इससे होता है ब्रेन फीवर। इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन होते ही नहीं है। ये कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और अदर्स में मैंने नाम लिखा है, देखिए, माइक्रोस्पोरा, स्पोर फॉर्म्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट ये खुद है सिंगल सेल, और ये भी किसी सेल के अंदर और पैरासाइट है, नाम वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि नोसेमा, ये नोसेमा हनी बी में रहता है। अब देखिए यहां से इस टेबल से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, कि वह कौन सा प्रोटोजोवन है जो हनी बी में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, नोसेमा, और दूसरा आपने देखा पैरासिटिक फॉर्म में कौन सा है, मिक्सोबोलस। अब पैरामीशियम में और प्लाज्मोडियम में और इनमें क्या डिफरेंस है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ह्यूमन बींग जैसे डेवलप एनिमल्स में, कोर्डेट्स में, और नोसेमा किस में? हनी बी के अंदर है। यानी कि ये कैसे हैं? ये होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, होते हैं सेल्स के अंदर ही रहते हैं। देखिए अब यहां पर एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको साथ में समझ चलना है। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटोजोआ। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब यह नहीं होता है जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दो बातों को पढ़ते हैं, बेनिफिशियल रोल्स, हमारा लाभ किससे मिलता है, और साइड में आप देखिए नीचे में लिखा है हार्मफुल रोल्स, कहां कहां पर ये हार्मफुल होते हैं। इकोलॉजिकल रोल की बात कर रहे हैं, द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लैंक्टॉन्स। ये क्या होते हैं? प्लैंक्टॉन। प्लैंक्टॉन क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है ना, हिंदी में कहते हैं प्लावी। वे एनिमल्स जो वाटर की करंट के साथ, जल की धारा के साथ बह जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लावी, प्लैंक्टॉन। प्लैंक्टोनिक सिस्टम, प्लैंक्टॉन हमारे वाटर इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जलीय पर्यावरण के इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, फॉर्मिंग ए क्रूशियल लिंक इन द एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है ना, एक्वेटिक फूड चेन में बहुत अच्छा इनका रोल होता है। हमने कहा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। प्रोटोजोआ रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बाय प्रेइंग ऑन द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है उसके पर ये प्रेइंग करेंगे, और क्या करेंगे? रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिशन की, रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। उससे सॉइल में क्या होगा? फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब देखो हर पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस। आपने पढ़ा हुआ है कि दुनिया में ऐसा कोई एनिमल नहीं होता है जो सेलुलोज को पचा सकता है, लेकिन हमने कहा ऑर्थोपोडा में टर्माइट्स, जिसको हम बोलते हैं दीमक, ये क्या करती है? ये सेलुलोज का डाइजेशन कर सकती है। ये कैसे कर सकती है? तो हम कहेंगे इस टर्माइट के शरीर के अंदर क्या रहता है? एक प्रोटोजोआ रहता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा जो प्रोटोजोवन है, और दूसरा प्रोटोजोवन है मिक्सोट्राइका, मिक्सोट्राइका। ये वाले प्रोटोजोवन इस टर्माइट के शरीर में सिम्बायोट सहजीवी के रूप में रहते हैं, और ये इस प्रोटोजोवन के कारण इस टर्माइट में ये कैपेसिटी आती है कि सेलुलोज का डाइजेशन कर पाती है। दीज प्रोटोजोवंस हेल्प्स इन द सेलुलोज डाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसर्च मॉडल। एनिमल्स है तो रिसर्च में तो हेल्पफुल रहेंगे। पैरामीशियम रिसर्च में हम काम में लेते हैं, टेट्राहाइनिया आर यूज्ड इन द सेल बायोलॉजी एंड द जेनेटिक स्टडीज। रिसर्च के लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी। सम प्रोटोजोवन एड द सीवेज ट्रीटमेंट, द बायो रेमिडिएशन। जितना भी हमारी सोसाइटी के द्वारा सीवेज बनता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ओके, इस सीवेज का जब ट्रीटमेंट करेंगे, उत्सर्जी पदार्थों का, बहुत सारा पानी खराब हो रखा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? उस पानी में, गंदे पानी में हम कुछ विशेष टाइप के प्रोटोजोवंस को छोड़ देते हैं। ये प्रोटोजोवंस क्या करेंगे? उस उत्सर्जी पदार्थों का डिग्रेडेशन कर देंगे, डिग्रेडेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे
बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन यानी डिग्रेडेशन तो हो रहा है, किसकी सहायता से हो रहा है? बायोलॉजिकल मेथड से हो रहा है, तो नाम हुआ बायोडिग्रेडेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। नुकसानदायक तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, पैरासाइटिक के फॉर्म होता है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। एंड इकोनॉमिक लॉसेज इन द लाइव स्टॉक ड्यू टू द पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक द ट्रेपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा है वो एनिमल्स के अंदर, कैटल्स के अंदर क्या होगा, परजीवी के रूप में रहता है, उससे हमारे क्या होंगे, पशुधन संपदा है उसमें भी नुकसान होगा। तो हमारा ये भी एक क्या है, इकोनॉमिक रोल है। तो जब कभी भी आपको पूछा जाता है प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में, तो पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर दोनों के बारे में आपको समझाना है। देखिए यहां पर लिखा मैंने पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन प्रोटोजोवन से होती है। अगर मैं कहूं तो आप ये कह सकते हैं डिजीज जनरेटिंग कैपेसिटी, डिजीज जनरेटिंग कैपेसिटी, यहां पर हमने नाम लिख दिया है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कह सकते हैं कि डिजीज को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिटी कहते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोवन जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैथोजेंस बोलते हैं। देखिए इस टेबल में विशेष समझाने की बात नहीं है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो हर पॉइंट से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकलता है, और ये टेबल तो आपको रटनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल यहाँ पर एक बार पढ़ के बताता हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमने ये कहा, देखिए यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का एक फेमस क्या है, प्रोटोजोवन है। हमने कहा ये कहाँ रहता है, तो हमने कहा ये हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है। कैसे कंटामिनेशन होता है, तो हमने कहा कंटामिनेटेड फूड से होता है। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हमने कहा डिसेंट्री डिजीज हो जाती है, अतिसार। इससे पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लूज मोशन होता है, और लीवर पे इफेक्ट आता है। क्वेश्चन कितने बन गए? कौन सा अमीबियासिस डिजीज किससे होती है? Which is the pathogen for the amoebiasis? The name is the Entamoeba histolytica. First question. And second question is कि एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, तो हमने कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, ये और क्वेश्चन बन गया। कौन सी बीमारी हो जाती है, मेजर सिम्टम क्या है, हमने कहा डिसेंट्री हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन। सिमिलरली बीमारी का नाम है जियार्डियसिस। दिस इज द फेमस डिजीज जियार्डियसिस। कहते जियार्डियसिस किससे होता है? ऑप्शन आ सकता है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया, वायरस से, तो हम कहेंगे प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोन से होता है? हु इज द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज, तो हम कहेंगे जियार्डिया लेम्बिया। कंटामिनेटेड फ्रॉम वाटर, वाटर से इसका एक्सपोजर होता है। क्या होते हैं? क्रोनिक डायरिया होने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं, और मेल एब्जॉर्प्शन, फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ये तो रटना ही पड़ेगा। मलेरिया, मलेरिया किससे हो रहा है? हमने कहा प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फाल्सीपेरम, मलेरिया ओवेली। कैसे फैलता है, वेक्टर कौन है, उसे हम बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस। क्या करेक्टर आता है, लक्षण क्या पैदा होते हैं? हाई फीवर, तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, कंपी उठती है, और आरबीसी डेड हो जाती है, इसलिए बोलते हैं एनीमिया हो जाता है। ये तो और इंपॉर्टेंट है, देखिए काला आजार बीमारी किससे होती है? तो हमने कहा लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया और डोनोवानी से होती है। ये लिस्मान है ना, ये लिस्मान तो है इंग्लैंड का, डोनोवान है वो चेन्नई का है। पुराने जमाने में उसको मेड्रोस बोलते थे, इंडो ब्रिटिश रिसर्च है ये। लिस्मानिया डोनोवानी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। काला आजार किससे फैलता है? एग्जाम में पूछ लेते हैं, सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हम कहेंगे फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस, सैंड फ्लाई का। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो भी आपको पता होना चाहिए। इरेगुलर फीवर आता है, कभी बुखार वापस उतर जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। हिपेटो स्प्लेनोमेगली, हिपेटो मतलब लीवर होता है, स्प्लेनो मतलब स्प्लीन, यानी कि लीवर और स्प्लीन है इसमें प्रभावित होते हैं। आरबीसी डेड होती है तो एनीमिया हो गया। सिमिलरली यहां देखिए लिस्मानियसिस, क्यूटेनियस यानी कि स्किन, किससे होता है? लिस्मानिया ट्रोपिका, और ऊपर था लिस्मानिया डोनोवानी, कंफ्यूज नहीं होना है। काला आजार रोग किससे होता है? लिस्मानिया डोनोवानी से। और लिस्मानिया ट्रोपिका से क्या होता है? क्यूटेनियस लिस्मानियसिस। वेक्टर दोनों का सेम है, सैंड फ्लाई है। इन तीनों बीमारियों में म्यूको क्यूटेनियस लिस्मानियसिस, क्यूटेनियस लिस्मानियसिस और
विसरल लिस्मानियासिस जिसको हम बोलते हैं काला आजार, तीनों में ही सैंड फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। क्यूटेनियस क्यों कहा है? क्योंकि स्किन के अंदर अल्सर बन जाते हैं, इसलिए। म्यूको क्यूटेनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है? नाक के अंदर, माउथ के अंदर होती है, वहां इन्फेक्शन होता है। ये टेबल तो आपको रटनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। अब ये यहाँ पर बहुत सारी बीमारी है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। इस टेबल को कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको नाम रखना पड़ेगा ये कि कौन सी बीमारी है। चगास डिजीज किससे होती है? ये ट्रिपेनोसोमा, ठीक है ना। कैसे फैलती है? तो हमने कहा सिट्सी फ्लाई, ग्लोसिना पेलपेलिस, ये नाम लिखा हुआ है शॉर्ट में, मैं इसको थोड़ा सा पूरा लिख देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं ग्लोसिना पेलपेलिस, ये पूरा नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है, सिट्सी फ्लाई बोलते हैं। फीवर आता है तो ये आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट कर लें और इसको रट लें। इसको बार बार समझाने में टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज द कंक्लूजन एंड द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटोजोवन। आप आराम से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।